मजदूरों के मछलियां कहे जाने वाले हमारे बीच हरभजन सिंह सिद्धू जी हैं। तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि जो HMS से जुड़े समस्त संगठन ने स्ट्राइक पे जाने की बात की? देखिए, पिछले 11 साल से जब से ये एनडीए गवर्नमेंट है, इनके ऊपर इतना शिकंजा कस दिया बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस और विदेशी कंपनियों ने, और वो कहने लगे कि भाई अगर आप हमारा पैसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहते हो देश के निर्माण के लिए, तो आपको हमारे शर्तों पर आपको पैसा मिलेगा और या हम आपकी शर्तों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उसमें उनकी शर्तें यही थी कि भाई जितने लेबर लॉज हैं उनको जो है वो रिलैक्स कर दिया जाए, उनको चेंज कर दिया जाए, और मालिकों के दबाव में जो है मालिकों के फेवर में कानून बने। तो वो ये काफ़ी समय से पहले वाली गवर्नमेंट के ऊपर भी दबाव बनाते थे पूंजीपति, परंतु वो सफल नहीं हो पाए थे। परंतु इसके बाद इन्होंने 2016-17 के बाद तो बहुत ज़्यादा दबाव बना दिया, तो गवर्नमेंट जो है वो उनके दबाव में काम करना शुरू कर दिया, पूंजीपतियों के इंटरेस्ट को वाच करने लग गए। और उन्होंने हमारे जो श्रम कानून 44 देश की आज़ादी से पहले और उसके बाद लेबर मूवमेंट ने हिंदुस्तान के अंदर पूरी कुर्बानी करने के बाद, संघर्ष करने के बाद प्राप्त किए थे बाय नेगोशिएशन, और वो इन्होंने पूंजीपतियों ने दबाव में वो सारे हमारे 44 श्रम कानूनों को बदलवा दिया। 15 तो इन्होंने रिपील कर दिए और 29 को ये कहते हैं कि हमने उसको सबमर्ज कर दिया है, परंतु वो सबमर्ज नहीं है। ये कहते हैं कि भी उसका हमने रिफॉर्म किया है इन दी फेवर ऑफ वर्कर, परंतु ये कहना गलत है कि वो वर्कर के फेवर में है, वो सिर्फ पूंजी के फेवर में है। तो इसलिए वो अटैक ऑन लेबर राइट्स है हमारे हिसाब से, और वो रिफॉर्म नहीं कहा जा सकता उसको। और अगर रिफॉर्म करने भी थे तो हमारे देश के अंदर हर साल इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का प्रोविज़न है, जो हाईएस्ट फोरम है हमारे देश के अंदर इंडस्ट्री और वर्कर की मांगों को लेकर बातचीत करने का। वो 2015 के बाद जो है ये इन्होंने बुलाई नहीं है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हर साल होता है, वहाँ पे देश का डेलीगेशन भी जाता है, जिसका नेतृत्व हमारे लेबर मिनिस्टर करते हैं। तो लिहाजा इनको अगर बात करनी थी, कोई वर्कर के हित में करनी थी, या वर्कर के हित में कोई कानून बने हुए मालिकों को पसंद नहीं थे, तो वो त्रिपक्षीय वार्ता में आना चाहिए था इनको। त्रिपक्षीय वार्ता हमारे देश में ILO का कन्वेंशन है 144, और उसके मुताबिक तीनों पक्ष बैठकर, सरकार भी रहती और पूंजीपति भी रहते, मालिक भी रहते और वर्कर के भी नुमाइंदे हम रहते। तो उसके अंदर एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हर एक को अधिकार है, वो अपनी मांग को रख सकता है, उसके ऊपर बहस हो सकती है, डायलॉग हो सकता है। बिना बातचीत करे तो कोई चीज़ सुलझती नहीं है, परंतु ये इतने बड़े विषय जो हैं बिना बातचीत किए हुए सरकार ने वन साइडेड गवर्नमेंट मालिकों के दबाव में उनके फेवर में बनाने का काम किया, जिसके ऊपर हमारे को जब पता लगा पब्लिक डोमेन में, जब ये आए हमारे बिना हमारे बात किए हुए इन्होंने ये चारों कोड बना दिए, तो हमने उसका जवाब दिया। पहले एक संगठन ने दिया, फिर बाद में 12 मजदूर संगठनों ने बैठकर, ILO ने भी हमारे को उसके अंदर मदद किया, बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी उसके अंदर हिस्सा लिया, सीनियर एडवोकेट भी आए और प्रोफेसर भी सीनियर आए। उनके सामने जो हमारे एग्जिस्टिंग लेबर लॉज हैं और जो इन्होंने प्रपोज किए थे उनका क्या नुकसान होने वाला है वर्कर के ऊपर, इसके बारे में बड़ी खुल के चर्चा हुई। और अंत में हमने उसके ऊपर सुझाव दिया कि भाई ये इससे ये वर्कर को नुकसान हो जाएगा, काम के घंटे बढ़ जाएंगे, उनके ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी जो फंडामेंटल राइट हो गया है उसका हनन हो जाएगा। वर्कर ड्यूटी के ऊपर ज़्यादा घंटे काम करेगा तो उसको चोट लग सकती है, उसको शारीरिक नुकसान हो सकता है, उसको कैजुअल्टी भी हो सकती है, उसके बच्चे अनाथ हो सकते हैं। तो लिहाजा आप ऐसा काम ना करें। उनको मिनिमम वेज भी मालिक नहीं दे रहा है, काम के घंटे ज़्यादा कर रहा है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की इंस्पेक्शन सरकार ने उनके दबाव में बंद कर दी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी उसके अंदर इन्होंने वायलेट कर दिए हैं। तो लिहाजा ऐसा करना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सरकार जब अपोजिशन में थी तो हमारी इन मांगों का समर्थन करती थी और उस वक्त कहते थे कि भाई हमारे देश में जो है स्वदेशी ही रहने चाहिए, विदेशी आना ही नहीं चाहिए, विदेशी कंपनी नहीं आनी चाहिए, विदेशी प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए, और हमारे को देश के अंदर ही तरक्की करनी चाहिए। तो लिहाजा जब से ये सरकार आई, इनका जो अपना एक बीजेपी का स्वदेशी मंच हुआ करता था, उस स्वदेशी मंच को ताला लगा दिया, इन्होंने बंद कर दिया और बॉर्डर खोल दिए। सरेआम विदेशी पूंजी को इन्होंने निमंत्रण देना शुरू कर दिया और विदेशी पूंजी शर्तें रखने लग गया कि आपको जो है लेबर लॉ फ्लेक्सिबल करने पड़ेंगे, हमारे लिए वातावरण बनाना पड़ेगा पूंजीपतियों के लिए,
और हमारे को फ्री हैंड देना पड़ेगा। हम जब भी जहाँ जी चाहे जिस फैक्ट्री को खरीदें, जिसको बेचें, जितने वर्कर चाहें उतने रखें, जितना मर्जी घंटे काम चाहें हम उनसे लें, उसमें सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। और सरकार ने इसी डिमांड को मानते हुए एक फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट इशू कर दिया कि जो जिसके ऊपर मालिक और मजदूर का समझौता हो जाएगा लिखित में, उसके मुताबिक मालिक उसको पैसे देगा और वो मालिक के कहने से उतने घंटे काम करेगा। तो लिहाजा उसके अंदर जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, जो एक यूनियन बनाने की आज़ादी है, वो ख़त्म हो गई, क्योंकि उसमें यूनियन बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि MOU हो रहा है बिटवीन वर्कर और एम्प्लॉयर। और उसके ऊपर जो है आपका समझौता, जो सामूहिक समझौता जिसमें होता था, जो बार्गेन करते थे हम, सौदेबाजी करते थे कि भाई मेरे को इतना वेतन चाहिए, इतना मेरे को महंगाई का चाहिए, इतना मेरे को ट्रांसपोर्ट चाहिए, ये मेरा नाइट ड्यूटी अलाउंस होना चाहिए, ये मेरा ओवर टाइम होना चाहिए, और ये सुविधाएं हमारे को वहाँ पर पीने का स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, टॉयलेट होने चाहिए, कैंटीन होनी चाहिए, बच्चों के लिए क्रच होना चाहिए, और हवा, एक स्वच्छ हवा के लिए कूलर लगने चाहिए। ये सारी वार्ता के जरिए तय होता था मजदूरों में और मालिक के बीच में सामूहिक सौदेबाजी होती थी, जिसमें क्योंकि उसमें प्रॉफिट में से ही शेयर मांगता था वर्कर जो है। परंतु अभी मालिक जो है वन साइडेड हो गया, सरकार ने उसको मदद कर दी और ऐसे श्रम कानून बना दिए कि वो 8 घंटे, जो हमने बड़े संघर्ष करने के बाद एक साइंटिफिक वे में समझौता हुआ था कि 24 घंटे में से 8 घंटे वर्कर जो है वो काम करेगा और 8 घंटे अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए उसको बेड नींद चाहिए, वो सोएगा, और 8 घंटे जो होंगे वो सामाजिक कामों के लिए, उनके घर के बच्चों की देखभाल, उनकी पढ़ाई, उनकी शादियाँ, उनके रहने की व्यवस्था और रिश्तेदारी में जो भी खुशी है, गमी है, उसमें आफ्टर ऑल समाज के अंदर सामाजिक है तो वो उसको बना के रखना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छा समझौता हमारा 15 लेबर कॉन्फ्रेंस में हुआ था। और कितना वेतन मिलना चाहिए इसके ऊपर भी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में समझौता हुआ था कि एक अच्छे स्वस्थ इंसान को कितनी खुराक चाहिए, 27 कैलोरी इनटेक होना चाहिए, उसके ऊपर भी उन्होंने अटैक कर दिया। अब वो मिनिमम वेज भी देने को तैयार नहीं है। हमारी मांग थी कि कम से कम जिंदा रहने के लिए लिविंग वेज होना चाहिए। तो ये एक फेयर वेज होता है जिसको बोलते हैं कि एक अच्छा वेतन मिलना चाहिए, जिसकी वजह से उसके रहने सहने और खाने पीने की व्यवस्था जो है वो एक सुधार हो जाए। और उस सुधार होने पर हमारा भी देश जो है वो दूसरे देशों के मुकाबले में जो संपन्न देश हैं उनके बराबर हमारा देश आके खड़ा हो जाए, हमारी सैलरी अच्छी हो जाए, हम बच्चों को पढ़ा पाएँ, अच्छी शिक्षा दिला पाएँ, बीमारी में बुजुर्गों को और अपना सेहत का इलाज कराने के लिए भी उसमें पैसे हम खर्च कर पाएँ, रहने के लिए मकान अपना बना पाएँ, स्वच्छ पानी हमारे को मिल जाए, बिजली हमारे को मिले और सड़कें अच्छी बने। ये सरकार के साथ बातचीत के जरिए ये सब चीज़ें मजदूरों के लिए करनी चाहिए, क्योंकि मजदूर जो है वो देश का निर्माण करता है। देश के निर्माण में निसंदेह मजदूर का भोपड़ा योगदान होता है। तमाम बिल्डिंग, तमाम ऊंची इमारतें, तमाम सड़कें, जो भी देश का स्ट्रक्चर खड़ा है तो मजदूर के बलबूते खड़ा है। लेकिन मजदूर के साथ जिस तरह जाती हो रही है, उनके घंटे बढ़ जा रहे हैं, कब आराम करेगा, कब अपने फैमिली को टाइम देगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, सरकारें मजदूर संगठनों से बात नहीं करती हैं। इससे पहले किसान संगठनों से उन्होंने बात नहीं की। क्या सरकार और जो पूंजीपति हैं, क्या दोनों मनमानी को उतर आए हैं? उसमें पूरी तरीके से मनमानी है। ये समझते हैं कि देश का जो वर्कर है, जो 60 करोड़ से ज़्यादा है, 140 करोड़ पॉपुलेशन में से 60 करोड़ वर्कर है जो देश का निर्माण करता है, क्योंकि बिना शर्म के तो पूंजी कुछ नहीं कर सकती है और बिना शर्म भी कुछ नहीं कर सकता। तो पूंजी और शर्म मिलने के बाद ही देश का निर्माण होता है। तो उसके अंदर जो प्रॉफिट में से शेयरिंग है, वो जितनी शेयरिंग का हिस्सा मालिक को मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए, बाकी हिस्सा वर्कर को मिलना चाहिए। पर ये बेईमानी पे उतारू हो गए। ये वर्कर का भी वेज भी थेफ्ट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। उनको दूसरी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो मालिक कहता है कि मेरा काम नहीं है, सरकार देगी। तो लिहाजा सरकार को पूंजीपतियों ने, जो बड़े बड़े धनाढ़ सेठ हैं जो हमारे देश में और विदेशों के, जिनके पास बहुत ब्लैक मनी इकट्ठी उन्होंने कर रखी है, लूट के देश का पैसा उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, वो अपने पैसे के दम पर सरकार को दबा रही है या सरकार के ऊपर दबाव बना रही है। तो हमारा कहना ये है, क्योंकि हमारी मुसीबत ये है कि अभी हमारे देश का जितना 60 करोड़ वर्कर है उसको राजनीतिक पार्टियों ने धर्म और जात के ऊपर बांट दिया है। तो जहाँ पर हम उसके लिए लड़ रहे हैं, एज ए वर्कर लड़ रहे हैं, हमारे देश के अंदर ये पहले भावना थी कि जो वर्कर को छेड़ेगा या उसके थेफ्ट करेगा वेजेस को तो काम बंद हो जाएगा, तो लॉस में फैक्ट्री जाएगी। तो लिहाजा अभी ये डर ही नहीं रहे, क्योंकि वर्कर को इन्होंने बांट दिया है कि भाई आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ये सिख हैं, ईसाई हैं, उनको इतनी बुरी तरह से शार्पली उसमें बांट दिया है। तो उससे बांटने से क्या है कि वर्कर काम पर तो हमारे साथ है,
परंतु जब वो घर जाता है तो वो अपने अपने जात धर्म में बढ़ जाता है। तो इसलिए जो वोट हैं, वोट के अंदर जो है वो बड़े आराम से पूंजी अपने दम के ऊपर उनको इसमें बांट के जातों में, धर्म में, वो उनके असली मुद्दे जो हैं, जो बुनियादी हक हैं उनके, वो उनको ना देकर, उनको लालच में लाकर, दबाव में लाकर, डरा कर, धमका कर, पैसे की ताकत में सरकारें बन रही हैं। तो इसमें हमारा पहले जो एक चौथा खंबा होता था हमारे देश में, जो हमारे को रक्षा करता था हमारी मांगों का, वो ये मीडिया होता था। जैसे अब आपका मीडिया है, आप तो हमारी बात को, ये काम जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाते ही हैं, परंतु जो नेशनल मीडिया है वो बजाय देश के नागरिक के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो मजदूरों के हकों के ऊपर हमले हो रहे हैं, जो मालिकों की जातियां हो रही हैं, जो वर्कर जो है काम करते हुए मर रहा है, उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, उसको दिखाने के, उसके ऊपर बहस होने पर के बीच कितनी महंगाई है बाजार में, मार्केट, वो कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उस महंगाई के चलते हुए आम देश का वर्कर जो है, जो 60 करोड़ है, वो कैसे अपना जीवन बसर करेगा, बच्चों को कैसे पालेगा, उनको पढ़ाएगा कैसे। सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, प्राइवेट स्कूलों के अंदर फीस ज़्यादा है, तो आम वर्कर का बच्चा अनपढ़ ही रह जाएगा। और अगर कोई बीमार हो जाएगा तो सरकारी स्कूल में ना डॉक्टर, हॉस्पिटलों में ना डॉक्टर है, ना वहाँ पर मेडिसिन है, ना फार्मासिस्ट है, ना पैरामेडिकल स्टाफ है। वहाँ जाकर तो आदमी मरने के लिए पड़ जाता है। वहाँ पर लेटने के लिए बेड भी नहीं है, सफाई नहीं है, बुरे हाल हैं वहाँ पर। डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, वहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो हल्ला करता है, हमारे को ठेकेदार तनख्वाह नहीं दे रहा है। और प्राइवेट हॉस्पिटलों में चले जाओ तो वहाँ पर वो पैसा मांगते हैं, वहाँ इलाज गरीब आदमी करा ही नहीं सकता है। तो ये बुनियादी अधिकार जो सरकार चुनी जाती है वायदे करके कि भी हम अगर पावर में आएंगे, हर दो हाथ को काम, डिसेंट जॉब देंगे, डिसेंट वेज देंगे, रहने के लिए मकान देंगे, पीने के लिए पानी देंगे, बच्चों की पढ़ाई मुफ्त कराएंगे, उनके लिए इलाज के लिए हॉस्पिटल अच्छे बनेंगे, बिजली आपको 24 घंटे मिलेगी, आपकी अच्छी सड़कें बन जाएंगी, लाइट उसके ऊपर रहेगी, कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, कोई किसी किस्म का अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, चोरी चकारी करने वालों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, महिलाओं को आम सड़क पर कोई भी रोक टोक, डर नहीं रहेगा, आराम से वो मुक्त होकर घूमेंगी। और ये सारी चीज़ें पूंजीपतियों ने सरकार से दबाव में आकर सारी चीज़ें खराब करवा दी हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मजदूरों को मरने के लिए सरकार और पूंजीपति छोड़ दिया है अभी फिलहाल, क्योंकि वो सरकार इस मामले में पॉलिटिकल पार्टी जो है सफल हो रही हैं वर्कर को जात और धर्म के नाम से बांटने में। उनको अपने बुनियादी अधिकारों के लिए जानकारी नहीं मिल रही है। 80 करोड़ को घर बैठे अगर 5 किलो आप अन्न दे रहे हैं तो वो काम उसको मिल ही नहीं रहा है। वो घर बैठा बैठा उसकी हड्डियों में पानी भर जाएगा। वो देश के निर्माण में क्या हिस्सा लेगा? अगर 140 करोड़ में से 80 करोड़ घर में बैठ के खाना खा रहा है, उसके बाद काम करने को कुछ नहीं है, तो क्या चंद पूंजीपति 1% जो है हमारे देश के अंदर जो है 50% से ज़्यादा वेल्थ इकट्ठी करके बैठ गया है? कोई उसके ऊपर चेक नहीं है, कोई इनकम टैक्स देख नहीं रहा, कोई उसके ऊपर ईडी देखती नहीं है, कोई सीबीआई उनको पकड़ती नहीं है। और उसके बाद अगर 10% को गिन लिया जाए तो 90% वेल्थ उनके कब्जे में चली गई। 80 करोड़ अगर काम नहीं कर रहा है, उसको खाने को नहीं है, 5 किलो गेहूं के ऊपर निर्भर है, तो फिर देश का निर्माण कैसे होगा? उसमें देश कैसे उन्नति करेगा? उसको चंद आदमी उन्नति कर रहे हैं, वो दुनिया के और एशिया के अमीर आदमी बनते चले जा रहे हैं। जो अमीर है वो अमीर बनता चला जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब बनता चल रहा है। गरीब की फौज ज़्यादा इकट्ठी हो गई और चंद आदमी जो हैं वो पूरे देश की वेल्थ को इकट्ठा करके बैठ गए हैं। और जब इलेक्शन होता है उन्हीं का पैसा काम करता है। मानते हैं कि पूरी साजिश है कि पहले एक मजदूर की फौज खड़ी कर दो, फिर वो चाहे जैसे उनसे काम ले लो। आप इतनी गुर्बत पैदा कर दो कि उनमें हिम्मत ही ना हो सिर उठाने का। उनको कहेंगे आपको घर में राशन मिल रहा है, बैठे खाते रहिए, बच्चों को स्कूल की डिमांड ही नहीं कर सकते हैं। जब उनके पास हाथ में काम ही नहीं है, वो पढ़ेंगे नहीं, उनको अपने अधिकारों का मालूम नहीं पड़ेगा, तो कैसे इतनी बड़ी ताकतवर सरकार और पूंजीपतियों से संघर्ष करेंगे? तो लिहाजा समय बहुत ख़राब आ गया है। ये पिछले हम 10 साल से लगातार सरकार जो चुनी हुई है हमारे वोटों से, हमारे लिए देश के नागरिक के लिए काम करना चाहिए, उनसे वार्ता के जरिए उनको समझा रहे हैं कि भाई आप अपने जो ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाएं। जो वायदे आपने देश के नागरिक के साथ किए हैं, आपका हक बनता है कि हर देश के नागरिक को 2 हाथ को अच्छा काम दीजिए, उनके काम की रक्षा कीजिए और उनको काम 8 घंटे ज़्यादा मत लीजिए। और उनको अगर काम लेना है मजबूरी में तो उसका डबल ओवर टाइम दीजिए उसको, और उसकी नौकरी की सुरक्षा कीजिए। और हर महंगाई जब बढ़ रही है, महंगाई को अगर रोक नहीं पा रहे हैं तो महंगाई भत्ता उनको दीजिए। और अगर आप उनको ड्यूटी पे लाते हैं, आपके प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं, वापस रात को बच्चों में जाते हैं, आने जाने का उनको किराया दीजिए और उनको इलाज कराने के लिए पैसे दीजिए।
और उनको बच्चों पढ़ाने के लिए उनको एजुकेशन का जो मैं समझता हूँ राइट टू एजुकेशन है हमारे देश में, राइट टू वर्क है, वो जो चीज़ें पार्लियामेंट ने पास कर रखी हैं, जो संवैधानिक हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसको ऊपर काम करें, उस अपने ड्यूटीज़ को निभाएं, ना कि वो पूंजीपतियों के हाथ में आकर आम देश के नागरिक के साथ आप अत्याचार करना शुरू कर दें। ये ज़्यादा देर नहीं चलता है। ये आप तानाशाही से अगर ऐसा काम करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि लोग बाग सड़कों पर उतरेंगे। जो हमारे नज़दीक के देश जो साउथ एशिया में, आप देख लीजिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है, आप देख लीजिए श्रीलंका में क्या हो रहा है। तो अगर सरकार जो पूंजीपतियों के साथ मिलकर साठगांठ करके उनके दबाव में आकर पूरे देश को उनके हवाले करेगी तो आने वाले समय में जनता ज़्यादा देर चुप नहीं रहती है, उनको फिर अंत में उनके समझ में आने लग जाता है। तो आप हर एक जो इलेक्टेड एमपी है, एमएलए है, मिनिस्टर हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि जो संविधान में लिखा है उस संविधान की रक्षा करें और संविधान के तहत जो उनको आम देश के नागरिक का फंडामेंटल राइट है, बुनियादी अधिकार है, उनकी रक्षा करें, उनको देने का काम करें, ना कि आप पूंजीपतियों को छूट दे दें कि वो देश को जब जी चाहे लूट के और जितना मर्जी पैसा कमाते रहें। लेकिन सर इन सब समस्याओं का समाधान क्या है? इनका समाधान यही है कि जनता जो है वो हमारी बातों को समझना शुरू कर दे और वो अपने हकों को लेने के लिए एक मंच पर आ जाए। हमारे को कोई लेना देना नहीं है कौन राजनीति पार्टी सरकार में आएगी नहीं आएगी। हमारा तो लेना देना ये है कि देश का कामगार जो देश का निर्माण करता है, जो पूंजी से ज़्यादा हिम्मत रखता है, खून और पसीने से देश का निर्माण करता है, उसके अधिकारों की रक्षा करना चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी है और वो उनको देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे तो एक समय आएगा। ठीक है, अभी हमारे को लग रहा है हम फ्रस्ट्रेशन में नहीं हैं। हमारा काम है कि हम सरकार को भी समझाएं। सरकार हमारी द्वारा चुनी हुई है, अगर वो नहीं समझेगी तो फिर अंत में वर्कर के पास तो हम जा ही रहे हैं। इसी वजह से हमारे को, नहीं तो अदरवाइज हम देश के अंदर नागरिक हैं अपने देश के, हमारे देश के अंदर काम बंद करने का हमारे को शौक नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि भाई हड़ताल हो और हड़ताल में देश का जो नेशनल प्रोडक्शन है वो गिर जाए और देश के ओवरऑल पूरी दुनिया में बदनामी हो जाए। परंतु ये हमारी बात को अगर कोई सुनना ही नहीं चाहता है तो वर्कर के पास क्या राइट है? राइट टू स्टॉपेज ऑफ वर्क जो है वर्कर का राइट है। इसलिए वर्कर चेता रहा है गवर्नमेंट को। अभी हम 20 मई को हड़ताल पे जाना था हमने और पूरे देश के अंदर माहौल बन गया था हड़ताल पे जाने का, परंतु हमारे देश के ऊपर जो आतंकवादी हैं उन्होंने निहत्थे हमारे टूरिस्टों के ऊपर, जो देश के नागरिक हैं हिंदुस्तान के, उनको मौत के घाट उतार दिया बेवजह, कोई लेना नहीं देना नहीं। और सरकार ने कहा कि जी हम इनका बदला लेंगे। बदला लेते लेते वो दोनों देश, हमारे जो हमारा देश पड़ोसी देश है उसके साथ युद्ध शुरू हो गया और युद्ध ऐसा शुरू हो गया कि उसके ऊपर मिसाइलें शुरू हो गई और उसके ऊपर ड्रोन आने शुरू हो गए। वो आम देश के नागरिक की जान माल का खतरा हो गया। तो अंत में उसके अंदर विदेशी ताकतों ने भी हिस्सा लिया और अभी जाकर वो सीज़फायर हुआ है। तो अभी माहौल नॉर्मलाइज नहीं हुआ, तो इसलिए हमने कल की बैठक में 10 मजदूर संगठनों ने आपस में चर्चा किया कि भाई इस माहौल के अंदर अभी हमारे को इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। जब हम 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं तो और 2-4 महीने नॉर्मल होने दें। नॉर्मल होने के बाद सरकार स्टेबल हो जाए, फिर सरकार से बात करेंगे और सरकार उम्मीद करती है कि वो हमारे से बात करेगी और उसको हल करेगी। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाएगी, प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करें आगे। लेबर मिनिस्टर को ये माहौल बनाना चाहिए, उनसे अनुरोध कर रहे हैं हम। तो लिहाजा अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वर्कर के पास कोई दूसरा हथियार ही नहीं है कि वो आज 1 दिन की हड़ताल में जाएगा, कल 3 दिन की जाएगा, फिर 5 दिन की जाएगा, फिर 10 दिन की भी जा सकते हैं। तो आप किसी को डंडा मार के, गोली मार के तो उसको ज़बरदस्ती काम पे नहीं भेज सकते हैं। ऐसा वातावरण सरकार को बनाना है कि भी काम का वातावरण बने, देश का प्रोडक्शन उत्पादन बढ़े। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयर। देखिए तमाम मजदूर संगठन है, आपके जो संगठन से जुड़े हैं, तमाम मजदूर हैं, अभी हड़ताल 9 जुलाई को, अब 9 जुलाई को 1 दिन की हड़ताल और मुकम्मल हड़ताल होगी। अगर जो देश का वातावरण शांति बनती है तो ये सरकार जो चुनी हुई है हमारे द्वारा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश के अंदर बाहरी हमले ना हो, जान माल की रक्षा करें। जो नागरिक हैं हमारी, उनको एकदम स्वच्छ वातावरण दें और उनके हाथों में काम दें, वो अपने काम में रहें। उनको बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएं, वो पढ़ाई करने के लिए जाएं। जो बीमार हैं उनके लिए अच्छे हॉस्पिटल बनाएं। जो हमारा सोशल सिक्योरिटी के लिए EPFO डिपार्टमेंट बना हुआ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो खुद का पैसा है वर्कर का और मालिक उसमें कंट्रीब्यूट करता है, उसको और सही ढंग से जहाँ पर देश के अंदर जिसको वो लागू नहीं हो रहा उस पर लागू करें उसको। और ESI जहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल हमारे ESI के बने हैं, उसका मतलब ही यही है कि वो सामाजिक सुरक्षा देने की वर्कर को, उसमें सरकार नहीं दे सकती तो वर्कर और एम्प्लॉयर मिलकर दे रहा है, कि उसको और मजबूत किया जाए, कि ना कि उसको आप बने हुए जो हैं उसको भी डिसमेंटल कर दें।
मेरा देखिए सरकार से अपील है कि सरकार को आगे आना चाहिए। सरकार को जो मजदूर के नुमाइंदे हैं, जो उनके रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है, उनके रिकॉर्ड में जिनके पीछे मेंबरशिप है, उनको बुलाकर उनकी सही मांगों के ऊपर वार्ता करके समझौता करना चाहिए। और देश के अंदर जो है अशांति नहीं होनी चाहिए। औद्योगिक अशांति उद्योग को बीमार कर देगी, हमारा प्रोडक्शन उत्पादन गिर जाएगा, तो देश भी हमारा गरीब हो जाएगा। इसलिए लिहाजा ऐसा वातावरण बनाने के लिए सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके पास पावर है, वो इंश्योर करे, मालिक को बेईमानी ना करे और वर्कर भी कोई अपने काम की चोरी ना करे। तो दोनों का माहौल बनाकर कोऑर्डिनेशन करना ये इलेक्टेड गवर्नमेंट की ड्यूटी है। और अगर नहीं सुनेगी गवर्नमेंट तो मैं अपील करूंगा अपने तमाम देश के 60 करोड़ वर्कर के साथ कि आप एक मंच पर आ जाइए, अपनी ताकत दिखाइए। देश हमारा है, देश किसी के बाप का नहीं है। इस देश को बचाना, इस देश के नागरिक के हकों की रक्षा करना हर एक नागरिक का फर्ज बनता है। तो हमारे को एक मंच पर आकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहिए। सर, अभी आपकी कल मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर जो और संगठन है उनसे क्या वार्तालाप हुआ है और मजदूरों के फेवर में? नहीं, उसमें हमारा ये वातावरण सारी कोई डिफेंस में जो काम करता है वो उसको प्रॉपर सीक्रेट बैलेट लेना है, वो 1 महीना अभी उसको मिल जाएगा। रेलवे के अंदर भी जो साथी हैं उनकी यूनियन, उनसे भी बातचीत हो रही है। पोस्टल वाले हैं, बैंक है, इंश्योरेंस है, और जो इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, जो स्कीम वर्कर हैं, जो मिड डे मील वाले हैं, आशा वर्कर है, उन सबको मिलाकर आंगनवाड़ी वाले हैं, और प्लस जो दूसरे स्कूलों के अंदर यूनिवर्सिटी के जो एम्प्लॉई हैं उन सबको मंच पर लाकर, इंडस्ट्रियल वर्कर को सबको ऑलरेडी हम एक मंच पे लेके आ चुके हैं। और उसमें डिफेंस के कार्यकर जो 41 फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कम से कम 85,000 उनकी गिनती है, उनको कॉर्पोरेटाइज कर दिया है। उनकी भी एक जायज़ मांग है, वो भी आ जाएगा। कोल वालों को, कोल की खदानें बेच रहे हैं प्राइवेट आदमियों को, ये पैसा कमाने के लिए, देश को लूटने के लिए, सारे कोल की यूनियनें भी एक मंच पर आ गई हैं। तो लिहाजा जो हमारा एयरलाइन है, जो हमारा पोर्ट एंड डॉक वाले समुद्री जहाज चलाने वाले हैं, जो हमारे रोडवेज वाले हैं, जो हमारे और दूसरे सीफेरर हैं, जो हमारे कैप्टन और इंजीनियर हैं, जो चाहे वो किसी भी पद के ऊपर हैं, हम उन सबको एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर किसान जो बेचारे तड़फ रहे हैं, जो अन्नदाता है हमारे देश के, पिछले कई सालों से लगातार वो अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि भी हमारा मुनाफा बढ़े, वो फसलें बचें, लोग को अन्न जो मिलता है वो खेती बचे। खेती बर्बाद हो गई तो देश का नागरिक भूखों मर जाएगा, बाहर से हमारे को उनके लिए अन्न लाना पड़ेगा। वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हम देश के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि ये माहौल को देखकर सरकार हमारे को इनवाइट करे सबको, और सबकी बातचीत करे और अच्छे माहौल में उनको हल करें। नहीं तो अन्यथा फिर देश को, हमारा देश है, हमने सरकार चुनी है, अगर सरकार हमारे हितों की रक्षा नहीं करेगी तो फिर हमारे पास और कोई दूसरा चारा नहीं है कि हम अपना काम बंद करेंगे। वो हमारा फंडामेंटल राइट है। देखिए, अभी हमने 20 की तारीख को आगे हड़ताल को कर दिया है, और अभी हमने 9 जुलाई सर्वसम्मत से तय किया। उसमें किसी की कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, एक राय से तय किया है। सारी यूनियनें और उनके लीडर इस बात से सहमत हैं, और इसमें समय भी है। हमारी भी अपनी तैयारी पूरी करेंगे, सरकार के पास भी समय है। सरकार समय को देखते हुए चेत जाए और इसके ऊपर बुलाकर बातचीत करें, अन्यथा फिर बहुत बड़ी देश के अंदर इंडस्ट्रियल स्ट्राइक होगी 9 जुलाई को।